गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेनबो साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे बच्चों ने स्टार्ट कर दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में जो टॉपिक चल रहा था वो था बोर्स एटॉमिक मॉडल। जो टॉपिक चल रहा था वो था बोर्स एटॉमिक मॉडल। उसके कुछ पोस्टर्स हमने डिस्कस कर लिए थे। उसी मॉडल को आज क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जिसका जो फर्स्ट पोस्टर था वो था कि किसी भी जो एटम का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, रेडियस फिक्स होगी, वेलोसिटी फिक्स होगी। तो तीसरा कॉन्सेप्ट दिया था वो था बच्चों क्वांटाइजेशन का, जिसमें उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं शेल या ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो उसके बाद में बच्चों ने देखा, उसके बाद में हमने बच्चों बोहर रेडियस निकाली, जिसमें हमने देखा बच्चों बोहर रेडियस थी किसी भी सेल के लिए वो थी 0.53 इनटू में n² z एंगस्ट्रॉम। ये बच्चों कल अपने रेडियस देखी। उसके बाद में बच्चों ने वेलोसिटी देखी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है वो हमने फाइंड आउट किया बच्चा। वो आया 2.18 × 10 की पावर 6, 2.18 × 10 की पावर 6। आगे बच्चा लिखा था z/n मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी कितनी है बच्चे, इसकी आई। और जो हमने लास्ट में देखा था जो एनर्जी आई थी, यानी जो टोटल एनर्जी थी बच्चा वो कितनी थी, टोटल एनर्जी आई थी बच्चा -13.6 इनटू में z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब एनर्जी किसमें काउंट की उन्होंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी टोटल एनर्जी बचा कितनी है कि -13.6 इनटू z² n²। अब इस जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, इस चीज को अपने आगे एक्सप्लेन करने के बच्चों में हाइड्रोजन का एग्जांपल लेता हूं। क्या लेता हूं बच्चे में, हाइड्रोजन का एग्जांपल लेता हूं। जो टोटल एनर्जी को समझाने के लिए किसी एग्जांपल ले रहा हूं, हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहा हूं। तो बच्चों हाइड्रोजन का जो Z होता है, यहां Z क्या डिनोट करता है बच्चा, Z यहां है एटॉमिक नंबर। Z क्या है, एटॉमिक नंबर। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक कितना है। ठीक है बच्चा। यहां n क्या डिनोट करता है, n डिनोट करता है बच्चा सेल नंबर बोल दो। तो इसको रदरफोर्ड ने क्या जो सॉरी बोर्स ने क्या बोला, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। ये क्या है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल या सेल नंबर है, जिसको बोर्स ने क्या बोला, स्टेशनरी एनर्जी लेवल के mm से डिनोट किया। वो अपने डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चा यदि मैं हाइड्रोजन के लिए बात करता हूं, एग्जांपल के रूप में ले लेता हूं बच्चा हाइड्रोजन। एग्जांपल के रूप में क्या लेता हूं, हाइड्रोजन एटम। क्या ले लेता हूं बच्चा मैं, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में Z का वैल्यू कितनी होती है बच्चा, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। और जिसमें मैं यदि फाइंड आउट करना चाहूं n = 1 के लिए, यानी जो n = 1 के लिए इसकी एनर्जी कितनी आएगी, यानी जो फर्स्ट सेल की जो एनर्जी होगी, ई फर्स्ट सेल की जो एनर्जी बच्चा कितनी होगी, -13.6 इनटू में Z की वैल्यू कितनी है बच्चा 1² डिवाइडेड बाय 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो फर्स्ट सेल की एनर्जी है वो बच्चा कितनी आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही E2 देख लो, यानी जो हाइड्रोजन के सेकंड सेल की एनर्जी यदि मैं फाउंड करना चाहूं तो हाइड्रोजन का Z बराबर तो 1 ही होगा। और जो n बराबर जो सेकंड सेल है, यानी जो मेरा सेकंड सेल है उसकी एनर्जी कितनी है बच्चा, E2 बराबर -13.6 इनटू में 1² डिवाइडेड बाय 2², यानी इसको कैलकुलेट करें तो बच्चा है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे बच्चा E3 के लिए देख लो, E3 यदि देखता हूं, E3 के लिए n की वैल्यू कितनी है बच्चा 3 और Z की वैल्यू तो 1 ही है। तो E3 की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, E3 की वैल्यू बच्चा आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार से E4 की वैल्यू देख लो। E4 की वैल्यू देखूं, यदि मैं E4 की वैल्यू देखता हूं तो E4 की वैल्यू बच्चा मेरे आती है जिसमें n बराबर तो क्या लिख दूंगा 4 और Z मेरा हाइड्रोजन कितना होता है, Z मेरा हाइड्रोजन जो होता है 1। तो E4 की जो मेरी वैल्यू आती है वो आती है बच्चा 0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने एग्जांपल बताया है हाइड्रोजन की जो एनर्जी किस प्रकार से अपने जो एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहती है। इस चीज को मैं डायग्रामेटिक चीज से समझाना चाहता हूं, मैं इसी को रट कर रहा हूं बच्चा। यहां तक अपने जाना जो बोहर्स के जो पोस्टुलेट थे
उसके अंदर जो हाइड्रोजन की एनर्जी किस प्रकार से निकाल सकते हैं, एग्जांपल के रूप में बताया। अब बच्चों मैं इस चीज को समझाने के लिए और क्लियरिफाई करने के लिए, जो मेरा E1 कितना है -13.6 वोल्ट, E2 मेरा कितना है बच्चा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 मेरा कितना है बच्चा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो मेरा E4 आया बच्चा वो आया -0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चा इसको समझाने के लिए देखो, ये मैंने क्या ले लिया, मेरा कोई एटम है, ये मेरा क्या है, कोई एटम है जिसका ये मेरा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और इसके बाद ये क्या है बच्चा, ये सेल्स। ये क्या है, एटम की चारों ओर क्या है, न्यूक्लियस की चारों ओर क्या है बच्चे, सेल्स है। अब बच्चा इस चीज को नोटेशन कैसे बताएंगे, E1 मेरा कितने है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये जो इस सेल की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो मेरा जो सेकंड सेल है, यानी ये वाला जो एनर्जी, ये वाला सेल है, इसकी एनर्जी कितनी है बच्चा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी कितनी आई, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे वाला लेवल देखो, अनरावर यानी थर्ड सेल के लिए मेरी एनर्जी बच्चा कितनी आई, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से E4 के लिए देखो कितनी, -0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बच्चा मैंने n बराबर आपको 4 तक बताया। आपको ये जो n बराबर 4 तक तो आपको याद रखना है कि कंपटीशन जैसे नीट, IIT और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये भी पूछ सकता है, हाइड्रोजन के लिए सेकंड सेल की एनर्जी का मान कितना होगा, हाइड्रोजन के थर्ड सेल की एनर्जी का मान कितना होगा, तो ये अपने को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखो बच्चा, जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता हूँ, जैसे मैं कहां जा रहा हूँ, न्यूक्लियस से क्या जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, न्यूक्लियस से क्या जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ। तो जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता हूँ तो एनर्जी का मान क्या हो रहा है बच्चे, एनर्जी का मान बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो एनर्जी का मान क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। अब आप बोलो सही, ये तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बढ़ना, आप तो कह रहे हैं एनर्जी का मान बढ़ रहा है, तो हाँ बच्चा एनर्जी का मान बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि ये वैल्यू क्या है, माइनस के अंदर है, यानी माइनस के अंदर बड़ी वैल्यू क्या होती है, सबसे छोटी होती है। यानी इधर इनफाइनाइट की तरफ, यानी इधर जो सेल्स है ये इनफाइनाइट की तरफ जाते जाते कितना मान हो जाएगा, एनर्जी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज, यानी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी न्यूक्लियस से जैसे मैं इनफाइनाइट की तरफ जाता हूं तो एनर्जी का मान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और बच्चे जब ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली न्यूक्लियस से इनफाइनाइट दूरी पे चला जाता है तो इस चीज को बोलते हैं बच्चे आयोनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। इस चीज को आप अपने डिटेल से भी देखेंगे, मैं आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा आयोनाइजेशन का कांसेप्ट क्या होता है, उसके बारे में अपने जानेंगे। अब बच्चा यहां तक उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब देखो बच्चा, इसका अपने एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर रखा है। ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने क्या ले रखा है, न्यूक्लियस से लोन ले रखा है, न्यूक्लियस से लोन ले रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब यदि इसको ये वाला इस सेल के अंदर में 13.6 वोल्ट की एनर्जी मैं देता हूं तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको छोड़ेगा, नहीं तो इसको नहीं छोड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन ने क्या क्या ले रखा है, न्यूक्लियस से लोन ले रखा है। यानी जब भी मैं इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगा तभी ये सेल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अब बच्चे यहां तक तो बात आती है एनर्जी लेवल की। एक बात आती है मुझे क्वांटाइजेशन कंडीशन, यानी जो बोहर में मैंने पहले आपको बताया था, जो बोहर का मॉडल था क्वांटाइज बेस्ड था। यानी तो बोहर ने क्या बोला कि जो एनर्जी हो, वेलोसिटी हो, जो रेडियस हो, क्या होती है, क्वांटाइज होती है। और जो क्वांटाइज का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, यानी कि हर चीज को उसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब बच्चा इस चीज को अपने इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो मैं तो फर्स्ट सेल की, जो हाइड्रोजन की जो फर्स्ट सेल की जो एनर्जी आई वो आई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। जो सेकंड सेल की जो एनर्जी है बच्चा वो आई कितनी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो थर्ड सेल की जो एनर्जी है वो मेरा बच्चा कितनी आई, -1.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो फोर्थ की जो एनर्जी है वो बच्चा कितनी आई,
माइनस 0.0 यहाँ पे 0.85 आएगा, यहाँ पे 0.56 नहीं है, बस 0.85 आएगा। जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगी आपके पास। अब क्लियर कैलकुलेशन करके देख लेना, यह इतना ही आएगा, यहाँ पे कितना है 0.85। तो बच्चा यहाँ आपको एक चीज समझ आ रही होगी, जैसे मैंने आपको जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया है उससे आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि जो ये एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है, ये मैं इसको डेल्टा ई बोल देता हूँ, डेल्टा E1 मान लो। तो दूसरा जो एनर्जी गैप है इसको डेल्टा E2 मान लो, इसको मान लो डेल्टा E2 और इसको मान लो डेल्टा E3। यानी जो एनर्जी गैप है, यानी जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो एनर्जी गैप क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। यदि मैं इनफाइनाइट जैसे जैसे यदि आगे बढ़ता जाऊंगा तो ये एनर्जी लेवल बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही कम दूरी पे क्या हो जाएंगे, ऐसे होंगे। यानी कि बीच में एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही कम हो जाएगा। जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये एनर्जी गैप क्या होता चला जाएगा, कम होता जाएगा। तो n बराबर 1 का जो एनर्जी गैप है, n बराबर 1 और 2 के लिए जो एनर्जी गैप है वो सबसे ज्यादा है, या n2 बोल दो, या ये n3 है, ये n4 है, ऐसे ऐसे करके कहां चला जाएगा, n इनफाइनाइट तक। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होगी। तो बच्चा इस कैलकुलेशन क्या पता लगता है, डेल्टा E1 सबसे ज्यादा है, डेल्टा E2 उससे कम है, डेल्टा E3 उससे कम है, ऐसे ऐसे करके एक टेबल चलते चले जाएंगे। अब बच्चे बोहर ने क्या होगा, क्वांटाइज कंडीशन होती है। क्वांटाइज का मतलब क्या है, फिक्स कर दिया उन्होंने, ये बोल दिया यदि मैं इस एनर्जी ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ये जो मेरा लेवल है, यदि मुझे इलेक्ट्रॉन को यहाँ सेकंड लेवल में जंप करना है, यदि मुझे इलेक्ट्रॉन को सेकंड लेवल में जंप करना है तो इस जो एनर्जी गैप के मान के इक्वल मुझे क्या देनी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके मान में क्या देनी पड़ेगी बच्चा, एनर्जी देनी पड़ेगी। इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं कैसे। अब देखो बच्चा, मैंने ये क्या बनाया है, एटम बनाया है। एटम की जो फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी है बच्चा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड सेल की एनर्जी कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड सेल की एनर्जी कितनी है बच्चा, वो है -1.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चा ये होगा क्या, जैसे मैं यदि यहाँ पे क्या दे दूं, मैं यदि हीट दे दूं, ये मैं क्या दे दूं, हीट दे दूं, हीट मान लो, या मैं क्या दे दूं, एनर्जी दे दूं, क्या दे दूं, एनर्जी दे दूं। इसी कॉन्सेप्ट से बच्चा मैं बताऊंगा जो रदरफोर्ड ने डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए थे, बोहर ने उसको कैसे बताया है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, इस चीज को अपने जानेंगे। तो बच्चा जो यदि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, -13.6, यदि मैं इसको -13.6 यदि इसको मैं एनर्जी दे दूं, ये एनर्जी यहां से मैं क्या दे रहा हूं, या बर्नर लगा दिया या तो कुछ भी चीज कोई भी एनर्जी सोर्स लगा दिया और मैं इसको एनर्जी दे दी बच्चा कितनी, +10.2 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी। तो जो मेरा एनर्जी कितनी हुई बच्चा, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा, सेकंड सेल के अंदर चला जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां गया, सेकंड सेल के अंदर आ गया। अब बच्चा यदि मान लो कंडीशन ये भी हो सकती है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ना देके मैं इसको कितनी दे दूं, 10.5 एनर्जी दे दूं। कितनी दे दूं, 10 मान लो, 10 दे दूं एनर्जी, कितनी दे दूं, 10 की एनर्जी दे दूं। तो बच्चा ये डिफरेंस कैलकुलेट करो, डिफरेंस आया बच्चा 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बच्चा डिफरेंस आया, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा आपको कोई एनर्जी लेवल दिख रहा है, आपको ऐसा कोई एनर्जी लेवल दिख रहा है, ये लेवल यहाँ कहीं ना कहीं बीच में आएगा, तो ये क्या, ये एटम की एनर्जी, क्या ये एटम एनर्जी एक्सेप्ट करेगा? तो बच्चा जो अपना आंसर होगा वो होगा ये एटम एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी इसने क्या बोल दिया, बोहर ने क्या बोल दिया, जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज कंडीशन में होती है, ये जो फिक्स अमाउंट के अंदर रहेगा। यानी जो एटम है 10.2 एनर्जी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, 10 वाली एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि बच्चा उन्होंने क्या बोला कि जो सेल्स होती है, जो सेल्स होती है वो फिक्स डिस्टेंस, उनकी एनर्जी फिक्स होती है, उनका जो रेडियस फिक्स होती है, उनकी वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो क्या होती है, फिक्स होती है। यदि मैं उसे ज्यादा या कम दे दूंगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब बच्चा यहाँ तक आप मुझे समझ में आ गई होगी। अब बच्चे एक बात और बताता हूँ, जो रदरफोर्ड ने जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए थे। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, वैसे जो स्पेक्ट्रम बताऊंगा मैं आपको, जब डिटेल से बताऊंगा
अब इस चीज को आप थोड़ा सा एक बार आपको जो बोर मॉडल का जो क्वालिटी मैं आपको थोड़ा क्या कर रहा हूँ यहाँ स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर रहा हूँ। तो बच्चा जैसे मैंने रदरफोर्ड के अंदर बताया था, रदरफोर्ड मॉडल में मैंने क्या लिया, कोई गैसेस पार्टिकल ले लिए, इधर ये गैसेस पार्टिकल ले लिए और यहाँ से उन्होंने की, यहाँ से क्या पास की, व्हाइट लाइट पास किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास की। तो ये बच्चा क्या हुआ, ये कुछ लाइन में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, कुछ लाइन में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। कुछ लाइन तो यहाँ क्या हो रही थी, ज्यादा हो रही थी, लेकिन कुछ लाइन क्या हो रही, बिल्कुल ही कम हो रही थी। लाइंस बोल दो या ये बोल दो, तो कुछ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही थी वो बिल्कुल शो नहीं हो रही थी, यानी तो जो बैंड्स थे वो क्लियर नहीं आ रहे थे। उन क्लियर नहीं आने का मतलब क्या था बच्चे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, 13.6 एनर्जी से 10.2 एनर्जी में इसको दूंगा, यहाँ से मैं क्या दूं, हीट दूं या एनर्जी सोर्स दूंगा, तो 10.2 एनर्जी का उसने क्या कर ली, एनर्जी गेन कर ली। और एनर्जी गेन की वजह से यहाँ से क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है एनर्जी और जो लैम्डा के मध्य रिलेशन कुछ इस प्रकार से होता है, ये हम आगे देखेंगे यार। आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और जो तरंग नजरिया होती है, लैम्डा को क्या बोलते हैं बच्चे, वेवलेंथ बोल दो या तरंग नजरिया बोल दो, इनके मध्य रिलेशन ये होता है। ये चीज बाद में आएगी, आप इस चीज को ध्यान रख लो। जो एनर्जी होती है और जो वेवलेंथ के मध्य रिलेशन क्या होता है बच्चे, ये होता है। जैसे इस एनर्जी का उसने क्या किया, फोटोन को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्ब करने के बाद बच्चा जो उस एनर्जी की जो रिस्पेक्टिव जो वेवलेंथ थी बच्चा, वो स्पेक्ट्रम से क्या हो गई, गायब हो गई। और आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा जो वेवलेंथ क्या होती है, कलर के लिए रिस्पांसिबल होती है, तो उस कलर का जो बैंड अपने को शो नहीं हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट दिया बच्चा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का आने का मतलब क्या था, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि जो सेल्स की एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज होती है, और उस क्वांटाइज कंडीशन को फॉलो करते हुए जो एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर, एटम क्या करेगा, एनर्जी को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, जिससे उसके क्रॉस बैंड क्या नहीं बनेगी, वेवलेंथ का जो कलर बैंड शो नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। तो आगे वाला जो बोहर का जो 6 पोस्टुलेट है उसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जो बोहर का जो 6 पोस्टुलेट क्या बोला, बोहर ने ये बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, यानी जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एक्सेप्ट कर सकता है, और जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट करता है तो वो कहां चला जाएगा, हायर एनर्जी के अंदर चला जाता है, यानी इसमें क्या हो जाता है बच्चे, एक्साइटेशन हो जाता है। और कोई भी जो इलेक्ट्रॉन यदि एनर्जी रिलीज करता है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वो क्या हो जाता है, डी एक्साइटेशन हो जाता है, और वो कहां चला जाता है, लोअर एनर्जी में चला जाता है। तो बच्चे अभी तक अपने जो डिस्कस किया वो था बोहर मॉडल के पोस्टुलेट। जो लास्ट मॉडल है उसको मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं आप अपने अभी तक पढ़ा क्या। तो बच्चे जो सबसे पहला था उन्होंने क्या बोला, तो एटम का जो सेंटर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, अपने न्यूक्लियस बोलते हैं। एटम का सेंटर पाया जाता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और उन्होंने दूसरा जो पोस्टुलेट बोला कि जो एटम के जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जो उनकी जो रेडियस फिक्स होती है, वेलोसिटी फिक्स होती है, उनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। तो जो अगला कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला, क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर उन्हीं ऑर्बिट्स या सेल के अंदर रिवॉल्व कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है वो चीज मैंने डिस्कस की। एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। और ऐसा करते हुए बच्चे अपने जो रेडियस फाइंड आउट की, वेलोसिटी फाइंड आउट की और एनर्जी फाइंड आउट की। जो आगे वाला पोस्टुलेट उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो ना तो किसी प्रकार की एनर्जी का इमिट करता है, ना ही किसी प्रकार की क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। यानी कहने का मतलब ये है बच्चा, जब इलेक्ट्रॉन इसी सेल के अंदर रिवॉल्व करेगा तो ना तो किसी एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, और ना ही किसी एनर्जी को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यानी यहाँ पे जो सेल की एनर्जी हमेशा 13.6 क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। यानी जब इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ना तो किसी एनर्जी को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और ना ही क्या करेगा, रिलीज करेगा। यानी जब इस सेल की एनर्जी कितनी रहेगी, हमेशा ही 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो उनका जो अगला पोस्टुलेट ये था, जो अगला पोस्टुलेट बच्चे मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो उनका जो 6 नंबर पोस्टुलेट था वो था इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एनर्जी एंड रिलीज एनर्जी। यानी कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकता है और रिलीज कर सकता है। इफ, तो अपने क्या बोलेंगे, इफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एनर्जी एक्साइटेशन टेक प्लेस, क्या होगा, एक्साइटेशन, क्या होगा, एक्साइटेशन टेक प्लेस and electron moves to higher energy level, and electron moves to higher energy level। यानी क्या कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, उसमें एक्साइटेशन हो जाएगा। यानी समझो ये इसकी एनर्जी कितनी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, जैसे मैंने कितनी एनर्जी दी, इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे दे दिया, एनर्जी दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से उठ के कहां चला जाएगा, इधर से चला जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, इसने कोई इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी कितनी थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सेल की एनर्जी कितनी थी, उसने क्या किया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसमें क्या कर दी, एक्सेप्ट कर दी। एक्सेप्ट करने के बाद वो कहां चला गया, सेकंड सेल के अंदर चला गया, यानी एक्साइटेशन हो गया। एंड हायर एनर्जी लेवल एक्साइटेशन टेक्स प्लेस। इफ इलेक्ट्रॉन release energy de-excitation takes place, यानी de-excitation होगा और इलेक्ट्रॉन moves to lower energy level, यानी इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल के अंदर। तो ये था बच्चे बोहर मॉडल। ये जैसे ही एक्साइटेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, हायर एनर्जी के अंदर चला जाएगा, और जैसे ही डी एक्साइटेशन होगा तो वो कहां चला जाएगा, लोअर एनर्जी के लेवल के में क्या चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ये तो बच्चा था बोहर मॉडल। अब अपने डिस्कस करते हैं बोहर मॉडल के कुछ फेलियर थे, ड्रॉबैक थे, उसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चे जो ड्रॉबैक थे उसको मैं बताना चाहूँ, तो जो बोहर मॉडल के ड्रॉबैक थे उसको बताता हूँ मैं। इसको फेलियर नहीं बोलेंगे, बोहर मॉडल क्या बहुत ही अच्छा साबित हुआ, जिसने इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बता दिया, इलेक्ट्रॉन के बजाय एटम के बारे में बहुत कुछ उसने बता दिया था। तो बच्चे उसके कुछ फेलियर रह गए थे, वो फेलियर डिस्कस कर लेता हूँ मैं। फेलियर ऑफ बोहर मॉडल, यही जो बोहर का मॉडल था उसके कुछ फेलियर थे वो बताता हूँ। तो बच्चा जिसका सबसे तो मेजर ड्रॉबैक था वो ये था कि ये ओनली एप्लीकेबल ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, यानी क्या किस पे एप्लीकेबल था, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, यानी हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, इसी पे ओनली क्या था, एप्लीकेबल था, इसी पे ओनली क्या था, एप्लीकेबल था। यानी जो बोहर मॉडल लगता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे लगता है, किस पे लगता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, यानी ये कह सकता हूं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इस पे लगता है। यानी जैसे मान लो यदि मैं हीलियम की बात करता हूं तो हीलियम पे बोहर मॉडल क्या हो नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन इसे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दें तो क्या आ जाएगा बच्चे, H+ आ जाएगा, इससे क्या लगेगा, बोहर मॉडल लगेगा। बात करता हूं लिथियम की, लिथियम पे बोहर मॉडल नहीं लगता, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता हूं तो बच्चे क्या आ जाता है, Li++, इस पे क्या लगता है, बोहर मॉडल लगता है। यानी ये मैं कह सकता हूं कि जो बोहर मॉडल है वो किस पे एप्लीकेबल है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे। जितने भी उन्होंने एटम के बारे में बताया वो किस पे बारे में बताया उन्होंने, ये ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के ऊपर ही लगता है। ये इसका क्या था, मेजर ड्रॉबैक था। तो आगे वाला जो मैं डिस्कस करूं बच्चा ड्रॉबैक, तो उसका दूसरा ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की कौन सी नेचर को बताया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की किस नेचर को कंसीडर किया, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पार्टिकल नेचर का जो होता है, और जितने भी उन्होंने जो किए वो सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर के ही रूप में जाना। यानी जो दूसरा था वो क्या था,
बोहर कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर को ही कंसीडर किया। तो उसके बाद में बच्चे जो अपने इधर देखेंगे तो वेव नेचर भी आएगी, जो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का भी होता है। उसके बाद डी ब्रोगली ने जो कॉन्सेप्ट किया हुआ था तो इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। यानी अगर आप ये देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेव नेचर भी शो करता है, इस चीज को उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद में जो तीसरा कॉन्सेप्ट था वो था बच्चे, उन्होंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है तो इस चीज को अपने आगे डिस्कस करेंगे। तो अगला जो था बच्चे वो था अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम को ही नहीं समझा पाए। अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम को अपने देखेंगे। उन्होंने एक चीज और देखी, जो स्पेक्ट्रम लाइन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्प्लिट हो जाती है, उस चीज को भी डिनोट नहीं कर पाए, यानी इस चीज को वो समझा नहीं पाए। और जब भी जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्प्लिट होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, स्ट्रोक इफेक्ट बोलते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो स्प्लिट होगी उसको क्या बोलेंगे बच्चे, जीमान इफेक्ट बोलेंगे। तो ये बच्चे कुछ इसके ड्रॉबैक थे। अब इस चीज के बारे में अपने जाना तो बच्चे जो बोहर का मॉडल था काफी कारगर साबित हुआ, उसने एटम के बारे में काफी हद तक कुछ बता दी। तो ये बच्चे बोहर मॉडल कुछ अपने जो फेलियर्स पढ़े उसके बारे में जो कुछ पोस्टुलेट थे उसको मैं रिटर्न में नेक्स्ट वीडियो में क्या करा दूंगा, आपको नोट करा दूं। तो अपने ड्रॉबैक तो पढ़ चुके हैं। तो आगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चा एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में अपने पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जानेंगे। तो बच्चे कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा तब मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।